हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहार जीएस। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पहले पुर्तगाली पर बात किए थे और इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पर बात कर चुके थे कि किस तरह से पुर्तगाली जो है भारत की तरफ आए और उनका क्या मोटिव था भारत आने का। तो वही सिलसिले में क्या हुआ कि पुर्तगाली को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पुर्तगाली के जस्ट बाद डच को पढ़ते हैं, क्योंकि पुर्तगाली के जस्ट बाद जो आने वाली कंपनी थी वो डचों की कंपनी थी और वो भारत की तरफ आए थे। एक किस्सा है कि पुर्तगाली जब भारत की तरफ आए तो उसके जस्ट बाद डच आए थे, लेकिन इसमें क्या है कि डच पहले पुर्तगालियों के यहाँ काम करते थे और वो देख रहे थे कि पुर्तगाली जो भारत के क्षेत्रों से व्यापार करते हैं तो इनका व्यापार जो है काफ़ी लाभदायक व्यापार है। तो इसी क्रम में डचों ने क्या कि अपनी एक फैक्ट्री बना लिया और वो फिर भारत की तरफ पुर्तगालियों के बाद जस्ट बाद डच भारत की तरफ व्यापार करने के उद्देश्य से आए। लेकिन जब डच भारत की तरफ आए तो वो पुर्तगालियों पर धीरे धीरे हावी होने लगे, पुर्तगालियों को जगह जगह पर पराजित करने लगे, पुर्तगाली हारने लगे और डच प्रभावी होने लगे। तो हम लोग पूरा मैप के साथ डिफाइन करके देखेंगे कि किधर कौन कौन से क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा, फिर किस किस क्षेत्र पर डचों का कब्जा रहा और दोनों के बीच हालांकि झगड़ा किस बात को होकर। तो जब आप देखेंगे सबसे पहले पुर्तगाली को, तो भारत आप दक्षिणी भारत का मैप जब देखेंगे तो ये नीचे का क्षेत्र हिंद महासागर और इसी रास्ते से भारत की तरफ आए थे। तो सबसे पहले कोचीन केरल में पड़ता है, कोचीन कालीकट के पास, और ये पहले यहाँ के क्षेत्र पर इन्होंने आए और अपनी पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों की बात हम कर रहे हैं, पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ लगाए। उसके बाद 1510 में गोवा को जीता, उसके बाद कृष्णा बेसिन को जीता, फिर दमन, इस साइड आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ दमन है, फिर इसके ऊपर दीव है। तो मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो ये पश्चिमी इलाका जो भारत का है वहाँ पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। भारत के पश्चिमी इलाके पर पुर्तगालियों का कब्जा है, पश्चिम साइड इस साइड पुर्तगालियों का यहाँ कब्जा है। और पुर्तगाली के जस्ट बाद अगर डच भारत डायरेक्ट आते तो डचों को हारना पड़ता, क्योंकि पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में ब्लू वाटर पॉलिसी को लगाया था कि मतलब इस क्षेत्र की तरफ अगर कोई भी अलग पुर्तगाल यूरोपीय देश की शिप आती है तो उसको या तो पुर्तगालियों से परमिशन लेना होगा और या फिर अगर चली आएगी तो फिर पुर्तगाली उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। तो डचों ने आने से पहले एक अपना डिप्लोमेटिक पावर का यूज किया, उसको कह सकते कूटनीतिक शक्ति। डच डायरेक्ट अगर आए तो सीधा भारत नहीं गए, अगर वो सीधा भारत जाते तो फिर पुर्तगाली उनको हरा देते और उनको फिर वापस जाना पड़ता। तो इस तरह से डचों ने अपने डिप्लोमेटिक पावर का यूज किया और वो भारत की तरफ डायरेक्ट नहीं आए। वो भारत के मैप के आप जब नीचे देखेंगे वर्ल्ड मैप तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है, उसका नाम है इंडोनेशिया, और उस देश में एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, और उसी के आसपास एक और द्वीप है जिसको कहते हैं अम्बाइना। तो डच लोग डायरेक्ट यहाँ नहीं आए भारत, डच लोग आए और पहले चले गए इंडोनेशियन क्षेत्र में, और इंडोनेशियन क्षेत्र में भी पुर्तगाली पहले से मौजूद थे, क्योंकि पुर्तगाली पूरी दुनिया में घूमते थे। उनका इस तरह का बना हुआ था, जब वो भौगोलिक खोज पर निकले तो अलग अलग देशों के मार्ग को खोजना, अलग अलग देशों से व्यापार को स्थापित करना, तो उनका काम पूरी दुनिया में चलता था। तो डच यहाँ, पुर्तगाली यहाँ पहले से मौजूद थे, लेकिन इनका संख्या कम था, पॉपुलेशन कम था। तो जब डच यहाँ आए तो डचों ने इनको क्या किया, यहाँ पर हरा दिया, अम्बाइना द्वीप को पुर्तगालियों से छीन लिया 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को यहाँ पर पराजित किया, और पराजित करने के बाद इसी इंडोनेशियन क्षेत्र से डायरेक्ट आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम चले आए 1605 में ही, और डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। अब क्या है कि डच लोग जो है पुर्तगाली पर हावी होना शुरू हो गए। तो इसके दो कंडीशन है हावी होने का, कि डचों की जो कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन जब पुर्तगालियों की कंपनी की बात करें तो सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी में कुछ कंडीशंस होता है, जैसे किसी अधिकारी को ऑर्डर लेना है तो वो अपने अधिकारी से ऑर्डर लेगा, अपने ऊपर के अधिकारी से, फिर वो अपने ऊपर के फिर मंत्री से ऑर्डर लेगा, तब जाकर ऑर्डर पास होगा, फिर वो कोई एक्शन ले सकते। लेकिन डचों के साथ ऐसा नहीं था, डच की कंपनी प्राइवेट थी। डच लोग जैसे ही वहाँ से आए तो प्राइवेट में क्या होता है कि लोगों पैसा लगाया कंपनी तो उसको तुरंत काम चाहिए। डचों की जो कंपनी थी वो तुरंत एक्शन लेती थी। तो वो जैसे ही आई यहाँ इंडोनेशियन क्षेत्र में, उन्होंने पुर्तगालियों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया और इसको हरा दिया, और यहीं से पुर्तगालियों का मॉरल डाउन होना शुरू किया, या फिर मनोबल कह लीजिए, डाउन होना शुरू हो गया। और पुर्तगाली जब यहाँ से हारे तो डच ने इनको पराजित करते हुए आंध्र प्रदेश चले आए, और आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली।
अब इसके बाद 1605 के बाद डच थोड़ा आगे बढ़े और आंध्र प्रदेश के पास एक जगह है पुलिकट। 1610 में इन्होंने पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोल ली और इसी पुलिकट के पास डचों ने एक सोने का सिक्का बनाया। उस सोने का सिक्का को कहते हैं पगोडा। तो पगोडा को इसी पुलिकट के पास ढाला था डचों ने। सवाल में भी कई बार आ जाता है कि डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई, पुलिकट में 1610 में, और सोने का सिक्का कहाँ पर ढाला था, पगोडा। तो इसी पुलिकट के पास डचों ने सोने का सिक्का ढाला था। लेकिन थोड़ा सा एक आप अभी भी मैप पर हमेशा से ध्यान देना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन मैप को आप छोड़ेंगे नहीं। मैप अगर आप छोड़ रहे हैं तो मतलब रट्टा लगा रहे हैं। रटने से बेहतर है कि मैप पर आप कहानी को समझें और हमेशा याद रखें कि इस पूरे क्षेत्र पर, पश्चिमी साइड पर पुर्तगालियों का कब्जा है, लेकिन जब डच आए तो ये पुर्तगाली पर हावी हो रहा है। पहले इंडोनेशियन क्षेत्र में हराया, फिर आगे बढ़े और यहाँ मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री खोल ली। डच के होते हुए भी डच एक बड़ी शक्ति के तौर पर है, क्योंकि भारत में जब पुर्तगाली पहुँचे थे तो लोदी वंश के पतन का समय था, यानी दिल्ली सल्तनत के पतन का समय था और यहाँ पर लोदी वंश का शासन था। और लोदी वंश भी लास्टली मतलब उतना ताकतवर नहीं रह गई थी, तो इसलिए इस वंश के शासक ने पुर्तगालियों का विरोध नहीं कर सका। तो पुर्तगाली अपने आप को स्थापित कर चुके थे। लेकिन इस साइड जब आए तो डच भी आए, पुर्तगाली पर हावी होने लगे। 1605 में मसूलीपट्टनम पर कब्जा कर लिया, 1610 में इन्होंने पुलिकट में, उसके बाद 1627 आते आते 1627 में बंगाल के पिपली में भी इन्होंने पहली फैक्ट्री खोल ली। आप बंगाल के पिपली कहने का मतलब समझिए, बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था, इतना धनाढ़ प्रदेश, उसको रिच स्टेट कह सकते हैं, कि बंगाल से अगर कोई देश व्यापार कर रहा है तो बंगाल में इतनी संपत्ति थी, यानी कि हर तरह का कच्चा माल उसको मिल सकता था, सोरा, कपास, चीनी, हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध हो जा रहा। और वहाँ के जो बुनकर थे वो पूरी दुनिया में फेमस थे। तो इस हिसाब से बंगाल में फैक्ट्री खोलना जो है एक बड़ी बात थी। तो डच जब बंगाल पहुँच गए तब पुर्तगाली बहुत एग्रेसिव हुए। पुर्तगाली और डच और दोनों के बीच छोटा मोटा संघर्ष चलता रहा इसी बीच। लेकिन तब तक 1698 में यहीं नीचे आप देखेंगे एक छोटा सा देश है श्रीलंका। होता है ना कि मैप हम लोग खरीदते तो श्रीलंका फ्री में मिल जाता, खरीदते भारत का मैप श्रीलंका, और यूँ नीचे में रहता श्रीलंका। तो 1698 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका भी जीत लिया। भाई डच अब बहुत, डच जो है पूरी तरह से हावी होने लगे पुर्तगालियों पे। तो पुर्तगालियों ने एक अपने डिप्लोमेटिक पावर का यहाँ पर भी पुर्तगालियों ने यूज किया। पुर्तगालियों ने क्या किया, 1661 में, 1658 में ये श्रीलंका हारे। अब अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन से सहायता लेना है पुर्तगालियों को। तो उसने विवाह करवा दिया और यहाँ पर बम्बई जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था, और यही बम्बई अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में दे दिया। कितना शर्म का बात है कि क्षेत्र हमारा, घर हमारा, देश हमारा, सब कुछ हमारा, और शादी कर रहे हैं दो बाहरी लोग, दहेज में दे रहे हैं बम्बई। तो बम्बई को पुर्तगाली दहेज में दे दिया। तो जब बम्बई को अंग्रेज़ों को दहेज में दिया तो पुर्तगालियों की प्रतिष्ठा भी बचानी है अंग्रेज़ों को, क्योंकि वहाँ पर संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहे हैं। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों की थोड़ी बहुत सहायता की और डचों को पराजित करने में। लेकिन फाइनली जब अब दो शक्ति सामने आ गई, डचों ने पराजित कर दिया, पुर्तगालियों को कमज़ोर कर दिया, तो एक बड़ी शक्ति आ रहे थे उसी समय अंग्रेज़, और सामने से फ्रंट पर डच थी। तो दोनों के बीच मुकाबला हुआ 1759 में, और उस युद्ध को कहते, 1759 के युद्ध को कहते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा बंगाल में एक जगह है, और इस बेदरा के युद्ध में डच जो है पूरी तरह पराजित हो गए। डच हारे, और डच के हारने के साथ ही उनकी शक्ति जो है भारत में समाप्त हो गई। और उनकी शक्ति समाप्त होने के बाद भारत में जो एक बड़ी शक्ति के तौर पर बचे थे अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आए फ्रांसीसी। और इन दोनों के बाद जो मुकाबला हुआ उसको कर्नाटक युद्ध के रूप में देखते हैं। और फिर उन दोनों के मुकाबला के बाद फ्रांसीसी भी समाप्त हो जाते हैं। तब अंग्रेज भारतीय क्षेत्र, जैसे भारत के क्षेत्रों पर मुगल वंश का शासन था, तो अब जिससे शासन होगा और जिसके टेरिटरी पर कब्जा करेगा तो उन दोनों के बीच संघर्ष होगा। तो अंग्रेज और मुगल वंश को जोड़कर हम 1947 यानी कि आज़ादी तक पढ़ते हैं। लेकिन मुगल वंश समाप्त हो गई 1857 में, 1857 में। लेकिन हम लोग अंग्रेज रहते हैं कहाँ, देश की आज़ादी तक, 1947 तक। तो पढ़ना शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को 1498 से, लेकिन यह फाइनली समाप्त होता है 1947 तक।
इस यहाँ तक में जो भी किस्सा हुआ पूरा हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो यही जितना पॉइंट हम डच के बारे में अभी आपको बता रहे थे उसी पॉइंट को हमने यहाँ नोट किया, और यही पॉइंट जो है सवाल में पूछे भी जाते हैं पीसीएस लेवल। हम हमेशा से कह रहे हैं कि पीसीएस लेवल तक यही सवाल पूछा जाता है। आप इसको इतना पॉइंट को गौर कीजिएगा तो काम पक्का हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट था कि डच जो हैं वो नीदरलैंड या हॉलैंड के मूल निवासी थे। सवाल में भी आ जाता है डच कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के मूल निवासी थे। डच पहले पुर्तगालियों के यहाँ काम करते थे। पुर्तगालियों का प्रॉफिट को देखते हुए डच भी पुर्तगालियों के पीछे पीछे भारत की तरफ चले आए और व्यापार करने के उद्देश्य से। तो डच 1595-96 में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आए। सवाल में भी आ जाता है कि डच किसके नेतृत्व में भारत आए, कार्नेलियस हाउटमैन 1595-96। उसके बाद सबसे जितना भी मेन पॉइंट है हम उसको अरेंज किया एकदम सीरीज में। उसके बाद डचों ने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। मसूलीपट्टनम से आप याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम का नया नाम मछलीपट्टनम हो गया और ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद डचों ने 1610 में दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित की। अभी तुरंत हमने आपको बताया कि दूसरी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में ही जगह है पुलिकट, झील भी वहीं है पुलिकट। तो पुलिकट में डचों ने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और इसी पुलिकट के पास डचों ने एक सोने का सिक्का चलाया जिसे पगोडा कहा जाता था। यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद 1627 में डच बंगाल के पिपली में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली और यहीं से पुर्तगाली डचों पर अग्रेसिव होने लगे कि भाई बंगाल का क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, यहाँ पर तुम कैसे आ गए, और दोनों के बीच छोटा मोटा संघर्ष होने लगा। और इसी संघर्ष में क्या हुआ, युद्ध का रूप लेने लगा और डच की कंपनी प्राइवेट थी जो क्या है सरकारी कंपनी, पुर्तगालियों की सरकारी कंपनी पर हावी होने लगी। हमेशा से प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो सरकारी सेक्टर पर हावी हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोग पैसा लगाते हैं और उस पैसे का तुरंत उसका रिफ्लेक्सिव एक्शन देखना चाहते हैं कि इससे हमको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो यही था कि डच की कंपनी में प्राइवेट लोगों का पैसा लगा हुआ था, वो तुरंत एक्शन ले रही थी और पुर्तगाली हार रहे थे। तो 1658 में डचों ने कासिम बाजार जो है वो भी है पश्चिम बंगाल में, बालासोर उड़ीसा के पास है, पटना बिहार में है, नागपट्टनम ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के नीचे का छोटा क्षेत्र नागपट्टनम है। मतलब ओवरऑल इन चारों क्षेत्र पर 1658 आते आते डचों ने वहाँ भी फैक्ट्री लगा ली और 1658 में ही डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका जीत लिया। मतलब समझ रहे हैं, डच हमेशा से जीता, पुर्तगालियों से हारा नहीं, मतलब हमेशा पुर्तगालियों पर हावी हुआ और 1658 में श्रीलंका जीत लिया और फाइनली 1659 में नागपट्टनम भी जीत लिया और वहाँ से भी डच पुर्तगालियों को भागना पड़ा। तब डचों के प्रभाव के कारण पुर्तगालियों ने 1661 में अंग्रेज़ों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन से करवा दिया ताकि अंग्रेज जो है पुर्तगालियों की सहायता कर सके। ये आप कह सकते हैं कि ये पुर्तगालियों का एक प्रकार का डिप्लोमेटिक पावर है कि उसका उन्होंने यूज किया सही समय पर कि हम विवाह करवा देंगे तो फिर दहेज में अंग्रेज़ों को बम्बई दे देंगे और फिर फाइनली अंग्रेज़ तो हमारा थोड़ा छोटा बहुत हेल्प करेंगे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अंग्रेज़ ने फाइनली डच से लड़ा लेकिन डचों ने पुर्तगालियों को बर्बाद कर दिया भारत में। पुर्तगाली अब छोटे मोटे क्षेत्र में रह गए जैसे द्वीप, इसके अलावा गोवा के क्षेत्र में। गोवा जो है 1510 में पुर्तगालियों के कब्जे में गया था, लेकिन 1961 देश की आज़ादी के बाद गोवा आज़ाद हुआ। पुर्तगाली भाई बड़े अजीब किस्म के आदमी थे, बोल रहे थे कि ये जो गोवा है ये हमारे देश का अभिन्न अंग है। अभिन्न कैसे होगा, जब तुम्हारा देश इससे सटा होगा तब अभिन्न अंग होगा। तुम्हारा देश यूरोप में, हमारा गोवा यहाँ। तो बाद में इसको प्रशासनिक पावर के द्वारा यहाँ से हटाया गया पुर्तगालियों को और पुर्तगाली बर्बाद हुए डच के चक्कर में, डच बर्बाद हुए अंग्रेज के चक्कर में। तो डच फाइनली जो है 1759 में बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों से पराजित हुए और भारत में इनकी शक्ति समाप्त हो गई और भारत में शक्ति समाप्त हुई और यहाँ पर अंग्रेज जो है हावी हो गए। तभी अंग्रेज और फ्रांसीसी दो बड़ी शक्ति बचते हैं भारत में। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो अंग्रेज और फिर उसके बाद फ्रांसीसी। डेनिस से ज़्यादा कुछ है नहीं। डेनिस 1616 में आए बेचारे, तंजौर में पहली फैक्ट्री लगाए 1620 में और फिर वापस वो अंग्रेज़ों के हाथों अपने सारा कारोबार बेचकर चले गए। तो डच से कुछ पॉइंट है नहीं, बस मेन पॉइंट है अंग्रेज और फ्रांसीसी और उनका जो मुकाबला होगा वो कर्नाटक युद्ध के रूप में होगा। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वो अंग्रेज़ों से संबंधित आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।